नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए बेकरारी हर तरफ है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बेचैन नजर आ रही है, लेकिन तेजस्वी और लालू यादव अभी तक तैयार नहीं है। ओवैसी की पार्टी ने बकायदा चिट्ठी लिख दी, लेकिन अब तक जवाब में सन्नाटा ही जवाब आ पाया है। सूबे में ओवैसी तमाम छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाने का प्लान कर रहे थे और कह भी रहे थे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए ओवैसी की इच्छा जाहिर करने के बाद भी ओवैसी के ऑफर को लालू तेजस्वी ने अब तक स्वीकार नहीं किया। ओवैसी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखा और कहा कि सेकुलर वोटों को बंटने से अगर रोकना है तो आपको एआईएम के साथ महागठबंधन में इसको शामिल करना जरूरी है। लेकिन आरजेडी का कहना है कि अगर ओवैसी को साथ देना है तो बिहार में चुनाव ना लड़े। सीधे तौर पर उन्होंने खारिज कर दिया कि आपको अगर यहां पर चुनाव ना लड़े तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तभी आप हमारा असल में सच्चाई में साथ दे पाएंगे। यानी जिस बात का जिक्र करके और 2 बार इसके पहले ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, सीटें कुछ निकाल चुकी है, इस बात भी इसी उम्मीद के साथ कि हम आरजेडी के साथ जाएंगे तो महागठबंधन में हमारी भूमिका बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसका जवाब आया पहले एक्स पर तेजस्वी का। उन्होंने कहा कि असल में हम लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं, उनसे राय लेंगे, अगर वहां से कुछ अच्छी बात निकल कर आती है, लोगों की सहमति होती है तो फिर हम इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद मनोज झा आए, उन्होंने साफ कह दिया कि वाकई अगर ओवैसी साथ देना चाहते हैं तो यहां पर चुनाव लड़े ही ना। इधर महागठबंधन में आने के लिए भाईजान ओवैसी बेताब है। उन्होंने महागठबंधन में शामिल करने की अपील की है और चिट्ठी में सेकुलर वोटों का बिखराव रोकने का उन्होंने एक तर्क दिया। एक साथ चुनाव लड़े तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया। उधर कांग्रेस और गठबंधन के दूसरे दलों को भी एआईएम की ओर से चिट्ठी लिखी गई, लेकिन जवाब के बदले सिर्फ सन्नाटा ही है। कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि ओवैसी अगर यहां पर आएंगे तो वोटों को जोड़ेंगे नहीं बल्कि वोट कटवा बन जाएंगे। और इसी तर्क पर, इसी आधार पर ओवैसी की पार्टी से उनकी अपील की जा रही है कि या तो आप चुनाव लड़िए मत, और लड़िए तो आप कोई और रास्ता देख लीजिए। तो बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ओवैसी की चिट्ठी से दूरी तो बना ली है, लेकिन इसके पीछे के मायने बहुत बड़े हैं। क्या है वो मायने, वो भी आपको समझने की जरूरत है। आरजेडी नेता मनोज झा और मृत्युंजय तिवारी ने साफ साफ नसीहत दे दी कि अगर साथ देना है, वाकई दिल से साथ देना है, हमें मजबूत करना है, तो आप बिहार में कम से कम हमें बख्श दे, चुनाव ना लड़े। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, नहीं होता है, ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करें। कई बार चुनाव में ऐसे क्षण आते हैं जब आपका ना लड़ने का फैसला, तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करेगा। एआईएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम बनकर के काम किया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं हैं, और जिनको भी ये चिंता है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की, वो सीधे तौर पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नाम का बिहार में सुनामी है, इसमें कोई बाधा डालना चाहेगा। इस बार जनता उनके भ्रम में नहीं आएगी, कोई मुगालते में ना रहे। बाकी निर्णय तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को लेना है, लेकिन किसी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, तो इस पर तो बहुत सोचना होगा। और ये सब जो हो रहा है, बयान दिया जा रहा है और बयान बदला जा रहा है, इसी से पता चलता है कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट कहीं और से लिखा जा रहा है।
बहरहाल ओवैसी से दूरी आखिर क्यों जरूरी है, क्यों मनोज झा ये कह रहे हैं कि अगर वाकई दिल से आप हमारा साथ देना चाहते हैं, हमें मजबूत करना चाहते हैं तो आप चुनाव लड़िए ही मत। बिहार में एआईएमआईएम की चिट्ठी पर सियासी सरगर्मियों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पता नहीं चिट्ठी लिखी गई है या नहीं, या फिर लिखवाई गई है। पत्र लिखा है, पत्र लिखवाया गया है, मुझे नहीं पता। मुसलमान वोट जिसपे राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं, उसमें बिखराव तो देखने को मिल ही रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अगर नहीं बिखराव होता तो ओवैसी जी की पार्टी, अब वो बात अलग है कि बाद में वो विधायक कहाँ गए नहीं गए, पर कैसे वो जीतते, तो उन वोटों में बिखराव तो हो ही रहा है। हकीकत है आज की तारीख में जिस एमवाई समीकरण पर राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता और जातीयता को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही थी, आज की तारीख में उसी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है और उनका सिर्फ निरंतरता में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब वो अपने आप को इस्तेमाल होने नहीं देना चाहते हैं। बहरहाल तो राजनीति में बहुत सारे मोर्चेबंदी होती है, बहुत सारे तर्क होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे साफ तौर पर तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन पीछे पर्दे के पीछे कहानी बहुत कुछ कहती है। विनीत वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनसे हम जानते हैं कि असल में इस बिहार में जो अभी चल रहा उसकी क्या कहानी है। वर्मा साहब, स्वागत भी है आपका। और साथ में सवाल कि चिट्ठी लिख रहा है अगर वैसी, तो बहुत सोच समझकर, क्योंकि बहुत परिपक्व नेता है, बैरिस्टर है, अगर वो चिट्ठी लिखकर ये कह रहे हैं कि हमारा साथ आना आपको और मजबूत करेगा, क्यों आखिर उस चिट्ठी से परहेज है? क्यों आखिर ये तर्क दिया जा रहा कि लोगों की रायशुमारी बहुत जरूरी है, और फिर अंत में उनके पार्टी का दावा नेता कहते हैं कि अगर दिल से साथ देना चाहते हो तो हमें बख्श दो, चुनाव लड़ो ही मत। विनीत जी, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। जी, देखिए, जो ओवैसी साहब हैं ये काफी चतुर नेता है और चतुर नेता रहे हैं। और इस वक्त जब बिहार में राजनीति के 4 मुख्य महीने शेष हैं, जब एक चुनाव आने वाले हैं, वहां पे ओवैसी साहब का ये जो गेंद फेंकना राजद के पाले में, यह दिखाता है कि किस चतुराई के साथ इस कदम को लिया गया और किस चतुराई के साथ इस चीज को पब्लिक किया गया या पब्लिक में भेजा गया इस संदेश को, कि किस प्रकार से और किस तरह से जो ओवैसी साहब की जो पार्टी है एआईएमआईएम, ये चाहती है गठबंधन में शामिल होना, ये चाहती है इंडिया ब्लॉक में शामिल होना। देखिए, ये एक चतुराई इसलिए भी है कि अगर ये मुस्लिम जो वोट के बात की जा रही है, जिस प्रकार से एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल पार्टी के रूप में निकल के सामने आई है, देखिए, अगर ये जो प्रस्ताव रखा गया है एआईएमआईएम के द्वारा राजद के सामने इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का, अगर राजद इसको स्वीकार नहीं करते हैं तब भी एआईएमआईएम की जीत है इसमें, और अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तब भी उसमें इन्हीं की जीत है। तो काफी चतुराई से इस प्रस्ताव को रखा गया है इनके सामने। विनीत वर्मा जी, अब आपने कहा कि ओवैसी साहब बहुत चतुर नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका पाला भी तो किससे आप देखिए पड़ा है? उनका पाला लालू यादव से पड़ा है, जिनकी चतुराई के बारे में आप कह नहीं सकते कि लालू अपने आप में बहुत अनुभवी और अलग तरीके के नेता है। ठीक है, तेजस्वी अभी युवा है, नए हैं, लेकिन सब कुछ तय कर रहे हैं अभी लालू यादव ही। यहां पर अगर दांव फेंक कर ये सोच रहे हैं ओवैसी कि अगर पासा पलट जाता है तो भी कोई बात नहीं, या फिर गेंद वाकई वहीं पहुंच जाती है जहां फेंकना चाह रहे हैं तो भी अच्छी बात है, तो इससे आपको लगता है कि हाँ, नुकसान किसका बहुत बड़ा हो जाएगा या फायदा किसको बहुत बड़ा पहुंच जाएगा? देखिए, जहां तक नुकसान और फायदे की बात है, इस प्रकार से अगर इसको समझा जाए तो देखिए, ये है कि जो ओवैसी साहब की जो पार्टी ने जो प्रदर्शन किया 2020 के चुनावों में, उनके जिसका जो रिजल्ट रहा, उन्होंने सबको चौंका के रख दिया। काफी लोग जी, जो 5 वहां से जो विधायक जिन्होंने वो जीत के आए, बाद में देखिए बात अलग है कि वो कहाँ गए, किस पार्टी में गए, वो अलग बात है, अलग विषय। पर जो 5 जो विधायक उनके जीत के आए, इससे काफी कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा बिहार की राजनीति में। और इसी का असर ये है कि आज जो इस साल जो अभी चुनाव होने वाले हैं बिहार में,
ओवैसी ये चाहते हैं कि इनका दबदबा बना रहे, और जो जो मुस्लिम वोट है, जो मुस्लिम राजनीति की बात की, जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की बात की जा रही है, इसमें इसमें जो AIMIM है वो आगे बढ़कर खड़ी रहे, और जितने भी वोट है, चाहे वो इस पार्टी को मिले, अगर वो अकेले लड़ती है पार्टी, अगर वो खुद से लड़ती है पार्टी, या वो इंडिया ब्लॉक का साथ देके लड़े। पर देखिए, इसमें जो फायदे की बात है, जो अभी समीकरण बन रहा है, जो अभी सब समीकरण समझ आ रहा है, एक आकलन के बाद में ये समझ आता है कि जो ओवैसी को फायदा होने की इसमें ज्यादा है। देखिए, अगर इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव की आप बात कर रहे हैं, अगर ये इनको शामिल नहीं करते हैं, तो इसका सीधा सीधा संदेश यह जाएगा जनता में, मुस्लिम वोट में, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, यह सीधा इसका संदेश यह जाएगा कि किस प्रकार से, देखिए, यह तो चाहते थे, पार्टी तो चाहती थी, AIMIM चाहती थी कि बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन में शामिल होके बीजेपी को हराया जाए, पर इन्होंने ही शामिल नहीं किया। तो एक इमोशनल वोट, या एक इस बुनियाद पे वोट मिलना तय है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में AIMIM विनीत वर्मा जी, अगर इस तो पूरे प्रकरण को देखें, दो पार्टियों के, दो नेताओं के बीच का मसला सिर्फ नहीं है, महागठबंधन की बात है। कांग्रेस इसको किस नजरिए से देख रही होगी? उसका क्या इस वक्त अंदर खाने रणनीति उस पर बना रही होगी, विचार कर रही होगी कि अगर हो जाए तो क्या, और ना हो तो क्या? अगर हो गया तो हमारा फायदा या नुकसान क्या, और नहीं हुआ तो हमारा फायदा नुकसान क्या? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का जो परिस्थिति है चुनावों में बिहार में, वो उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से राजद की बात कर ली जाए, JDU की बात कर ली जाए, या दूसरी अन्य पार्टी की बात कर ली जाए। कांग्रेस का अभी इंडिया ब्लॉक में रहना, ये इंडिया ब्लॉक में इसकी जो वर्तमान स्थिति है, वो उतना मायने नहीं रखती है। उसके लिए है कि वो इंडिया ब्लॉक में शामिल हो तो इनका एक संगठन मजबूत होगा, इंडिया ब्लॉक का संगठन मजबूत होगा, और जितनी भी मुस्लिम वोट है, जो बिखराव की वोट है, वो कहीं ना जाके वो यहाँ पे रह के एक संगठन को मजबूती देगी इन चुनावों में। तो उनका जो सोच है, उनकी जो बात है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी यहाँ पे बात महत्वपूर्ण है राजद के लिए, RJD के लिए। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि राजद के पाले में गेंद डाली गई है कि अब उनको तय करना है कि इसमें शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। पर देखिए, जो बात है कि क्यों परहेज है, जिस प्रकार से आप भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि परहेज क्यों है। परहेज इसलिए भी रहा है कि जो बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से AIMIM की पार्टी को देखा गया, वो बीजेपी की टीम B के रूप में देखा गया, कि जब भी AIMIM लड़ी है, पार्टी लड़ी है, जिस प्रकार 2020 में लड़ी थी, इन्होंने लोगों का वोट काटा, इन्होंने पार्टी का वोट काटा। जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो राजद का हुआ, जो तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान हुआ 2020 के चुनावों में। और इसके मद्देनजर बात की जाए तो परहेज तो होना, इसका जो परहेज जो है वो इस प्रकार से भी है कि टीम B के रूप में काम करती है, जितनी वोट इनके पास आनी होती है वो बिखराव में चली जाती है। तो इनके अब यहां पर फैक्टर्स पर आ जाएं, फिर मैं एक सवाल और लूंगा, बीजेपी पर मैं आऊंगा कि बीजेपी इसको किस तरीके से माइन्यूटली वॉच कर रही होगी। एक सवाल पहले मेरा कि जो M फैक्टर है या D फैक्टर है, इसमें दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। M फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है और खासतौर से इस बार D फैक्टर, क्योंकि कांग्रेस आप देखिए जितनी भी उनकी सभाएं हुई हैं, राहुल गए, वो उस बेल्ट में गए हैं। M और D फैक्टर, और यहां पर यह चिट्ठी का आना कितना बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है या जुड़ाव हो सकता है? ये देखिए, जो M और Y आप जो फैक्टर की बात कर रहे हैं, मुस्लिम यादव फैक्टर है जो, और इसका ये देखिए, ये जो बिहार, देखिए भारत में जो राजनीति रही है, भारत की जो आज की परिस्थिति है 2025 में, जो राजनीति है वो आज भी वोट बैंक राजनीति पर निर्भर करती है। हम कितनी भी इसमें बात कर लें कि हमारे पढ़ी लिखी जनता है, पर आज भी जो हमारी राजनीति है, आज भी जो पॉलिटिक्स है भारत में, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं बिहार और यूपी में, ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में है, जहां पे
जहाँ पे धर्म, जहाँ पे कास्ट का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है हमारा पॉलिटिक्स के बीच में। तो इसमें कहना कि MY का जो फैक्टर है, ये देखिए बहुत बड़ा फैक्टर निकल के सामने आएगा बिहार की राजनीति में, जो कि हर बार की तरह एक गेम चेंजर के रूप में भी काम करता है। जी, बीजेपी का नजरिया क्या होगा? क्योंकि आपने कई बार ये बात दोहराई कि असल में ओवैसी एक बी टीम के तौर पर काम करते हैं, और यही बात अन्य दल भी कहते हैं। हालांकि ओवैसी से इनकार करते हैं, नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरे ऊपर आरोप है, मेरी पार्टी शुद्ध राजनीति करती है, राजनीतिक दल के तौर पर, ना ही बी टीम के तौर पर। लेकिन बीजेपी इस पूरी चीज को मॉनिटर कैसे कर रही होगी, और वो खुद क्या चाह रही होगी कि असल में चिट्ठी जो पति पहुंची है वो सही पते पर पहुंच जाए, खोलकर उसे पढ़ भी लिया जाए और फिर उसका जवाब भी भेजा जाए, या फिर उसका लिफाफा बंद ही रहे? जी, मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है दूसरी तरफ से, थोड़ा इसको देखिए। पैसा दिए मुझे बोले विनीत जी बोले। जी, देखिए, जो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की जो बिहार में परिस्थिति है वो यह है कि बीजेपी एनडीए की तरफ देखती है, और एनडीए में जितनी पार्टी है उसकी तरफ देखती है जी। और बीजेपी का जो आधिपत्य का जो सिलसिला है वो इस पे निर्भर करता है कि उसके जो अपनी पार्टी के जो पार्टी है, जो अपनी पार्टी के लोग, जो जितनी एनडीए में पार्टी है वो किस प्रकार से प्रदर्शन करती है। और बीजेपी तो देखिए, जिस प्रकार से बोला कि बीजेपी AIMIM को कहा गया कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती है, तो देखिए इस आधार पे तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी तो कभी नहीं चाहेगी कि वो जो पार्टी है, ओवैसी की जो पार्टी है, वो बिहार की इंडिया ब्लॉक में शामिल हो, वो महागठबंधन में शामिल हो। वो तो चाहेगी कि ये अकेले इस बात की जाती है कि वोट काटती है वो पार्टी। तो देखिए, वोट बीजेपी तो चाहेगी जो बिखराव रहे, और इस बिखराव का फायदा जो रहेगा वो एनडीए को रहेगा, एनडीए में जो उनकी पार्टी है उसको रहेगा। तो देखिए, हमेशा बीजेपी तो इसका अगर माइन्यूट स्तर पर जाके या सूक्ष्म स्तर पर जाके देखती है, वो तो इस प्रकार से देखेगी कि इंडिया ब्लॉक में ना ही शामिल हो तो बीजेपी के लिए अच्छा रहेगा। बीजेपी तो पूरा चाहता है नहीं। ठीक है, अब विनीत वर्मा जी, यहां पर बहुत सारे और भी ऐसे प्रश्न हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ और भी जुड़े हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पीसीआर टीम मुझे बताएं कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आदिल हसन साहब जुड़ चुके हैं। आदिल हसन साहब, बड़ा मशहूर गीत है, आप लोगों ने चिट्ठी लिख दी और गाना भी है कि चिट्ठी आई है, लेकिन जहां आपने भेजा वो कह रहे हैं कि चिट्ठी ना तो आने की जरूरत है, और ना ही खोलेंगे, ना पढ़ेंगे, और ना ही आप आइए चुनाव लड़ने। नहीं, हमने ईमानदारी से चिट्ठी लिखी है। हम चाहते हैं कि बीजेपी हारे, महागठबंधन की सरकार बने। हमने ईमानदारी से ये बात रखी है उनके सामने। और महागठबंधन में लालू, सुनिए ना, आप आइए 200। बोलिए आदिल भाई, आप बोलिए। कोई गेस्ट शायद और भी जुड़े, उनकी आवाज आ रही है। अतिथि जी, एक मिनट खाली बोलिए। चलिए ठीक है, बाद में बात करिएगा, हम लोग जुड़े हुए। आदिल साहब प्लीज डिबेट में आप फोकस कर लीजिए थोड़ा। हाँ, मैं तो फोकस कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को, लालू जी को, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष को, मुकेश सैनी साहब को, सीपीआई के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, सीपीएम के हैं, CPIML के जो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य साहब को, कांग्रेस के अध्यक्ष जी को, जो राजेश जी को, उनको भी हमने दिया है। सब मिलकर फैसला लेंगे। और जब हमने प्रस्ताव दिया है ईमानदारी से, तो हम चाहते हैं कि बीजेपी हारे और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बने और बीजेपी हारे। बिहार में 2005 से लेकर 2025 आने वाला है, बिहार को उसका इंसाफ मिला नहीं। बिहार को जो न्याय मिलना चाहिए, बिहार को उसके साथ इंसाफ मिला नहीं। खाली नरेंद्र मोदी जी आए, वोट लिए, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लिए। 2009 से एनडीए को बिहार के लोगों ने वोट दिया। आप बतलाइए, बिहार को कितना पैकेज मिला? विशेष पैकेज नहीं मिला, स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। बिहार के साथ तो नाइंसाफी हुई है। तो मुझे महागठबंधन के जो नेतृत्व है उसमें सभी पार्टी से उम्मीद है कि बेहतर फैसला लेगी। और नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आपकी इतनी ईमानदार कोशिश के बावजूद आपको साफ तौर पर सीधे स्पष्ट कह दिया गया कि कृपया आप चुनाव ना लड़ें। इस ईमानदारी का क्या करें? क्योंकि आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, आप बिहार को न्याय और विकास दिलाना चाहते हैं, लेकिन आपसे वो कह रहे हैं कि आप चुनाव ही मत लड़िए। हाथ जोड़ लिया उन्होंने। ये तो तर्कहीन बात है ना सर, कि चुनाव नहीं लड़े। आप ही बोले तब तो कोई चुनाव नहीं लड़े, सिर्फ राजद अकेले चुनाव लड़े।
मनोज झा जी काहे राज्यसभा भी बने हुए हैं और प्रोफेसर भी बने हुए, सिर्फ प्रोफेसर बन के रहे? क्या जरूरत राज्यसभा की किसी दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को दे दीजिए। काहे अपने राज्यसभा बने हुए हैं? मनोज झा जी बतलाएं, काहे दो पोस्ट लिए हुए हैं? ये तो गलत बात है ना। किसी पार्टी के लोकतांत्रिक अधिकार पर आप सवाल उठा रहे हैं। हम तो ईमानदारी से चाहते हैं, क्योंकि बिहार की एक बड़ी आवाम जो सेकुलर मिजाज की है वो चाहती है एमआईएम महागठबंधन में जाए, ईमानदारी से चुनाव लड़े, और हम चाहते हैं कि ईमानदारी से बिहार में भाजपा हारे, और हम लोग मिली के हरा सकते हैं। मुकेश सैनी जी एक ताकत है, सीपीआई एक ताकत है, सीपीएम एक ताकत है, कांग्रेस एक बड़ी ताकत है। तो सबको मिलके कल आप पारस जी को भाजपा से जो आए, पारस जी को लेने के लिए तैयार है, और आप एमआईएम को दिक्कत है जो सबसे मुखर है बीजेपी के खिलाफ। आज भाजपा को भी मजबूरी में विदेश में वही ओवैसी साहब को भेजना पड़ा, पाकिस्तान को वही ओवैसी साहब ने एक्सपोज किया जिस तरीके से विदेश में सब लोग नहीं, ये तो नाइंसाफी है। मैं भूपेंद्र यादव जी से इसका जवाब ले लेता हूं। भूपेंद्र जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका। इतनी नाइंसाफी, इतनी ईमानदार कोशिश इन्होंने की, पाकिस्तान तक आपने भेजा, विदेश में आपने भेजा, ने कहां भेजा पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन इनकी भेजी हुई चिट्ठी को आरजेडी पढ़ने को तैयार नहीं। और मनोज झा कह रहे हैं कि चिट्ठी छोड़िए, चुनाव भी मत लड़िए। ऐसा है भाई साहब कि हमारे बिहार के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो राजद है और इंडी गठबंधन है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के भी ऊपर टिका हुआ है रे भाई। ये लोग बिहार की सत्ता एन क्रेन पकड़े किसी तरह से जो है ना, ये लोग बिहार के सत्ता हथियाने के फिराक में है रे भाई। बिहार की जनता जो है इनकी भी शासन को देख चुकी है 15 वर्षों से, और आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी का भी जो है ना शासन को देख चुका है 35 वर्षों से। तो बिहार ने यहाँ 65 साल इन लोगों को झेला है रे भाई। और पूरे बिहार की आम आवाम गरीब जनता ये क्या शो किए ये लोग। मार्केट में इनका संदेश गया, लूट, हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग, बिहार की विकास नहीं हुआ। हमारे नौजवान जो है ना पलायन कर गए, और इनके रीजन में हमारे लालू प्रसाद जी के रीजन में सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो ये सारी चीजें तो लोग जो है ना बिहार की आम आवाम गरीब जनता जो है समझ रही मेरे भाई कि बिहार के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी क्या किए, चरवाहा विद्यालय खोले, चरवाहा विद्यालय में कोई मैट्रिक पास किया। अब देख लीजिए इन लोगों का ऐसा कंसेप्ट। अभी देखिए हमारे जो है राहुल गांधी जी ये जो है ना बच्चे के बीच में जो है ना थी बांट रहे हैं, पैड बांट रहे हैं, सैनिटाइज पैड। तो हमारे तेजस्वी जी जब बाल समाज के बीच में जाते हैं, बाल समाज चूंकि अति पिछड़ा समाज से आता है बिहार में, और उसी समाज से वो भी आते हैं, तो ये जब जाते हैं अपने समाज के बीच में तो ये सीधा कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगा रे भाई तो हम 20-20 को भेड़ा भेड़ी देंगे। लेकिन वही जदूवंश 90% की नोटिस बिहार के अंदर में है मेरे भाई। लेकिन इन्होंने आज तक नहीं कहा कि जदूवंशियों आपको जो है ना हमारी सरकार बनेगी तो हम 10-10 को गाय देंगे। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग बिहार के अंदर में जो है ना मुसलमान और जदूवंश को ऐसा ठगा है रे भाई। लेकिन कहीं अंदर खाने खुशी तो नहीं हो रही है भूपेंद्र जी की, ये चिट्ठी अगर ना पढ़ी जाए तो ज्यादा बेहतर है, या पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बीजेपी की बी टीम कहा जाता है ओवैसी को। ऐसा है, ओवैसी साहब बैरिस्टर है मेरे भाई, पढ़े लिखे व्यक्तित्व के हैं। ओवैसी साहब बहुत इन लोगों से आगे हैं। ये लोग तो उनके हम नहीं समझते हैं कि उनको गोर के धोन में लोग नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं बिहार के अंदर में। राहुल गांधी जी का क्या नॉलेज है हमारे, देख लीजिएगा। तेजस्वी जी जो है ना नौजवान पीएचडी एमए को जो है ना कलम बांटने का काम किए, और उसमें कह रहे हैं कि हम पराठेदार इंग्लिश सिखाएंगे बच्चे। पराठेदार नहीं बोलने आता है, देखने के बाद भी पराठेदार बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से भाई क्या उम्मीद बिहार की जनता करेगी। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का एक पिछड़ा का बेटा, जब से 2014 से आया देख लीजिए बिहार के अंदर में हाईवे, एक्सप्रेसवे, आप चले जाइए एग्रीकल्चर के लिए, बाहर के लिए 11,000 करोड़ रुपया दिया। पटना के अंदर में आप देख लीजिए रेलवे का बहुत बड़ा जो है ना स्मार्ट सिटी बना दिया रे भाई। अब आकाश में ट्रेन चल रहा है पटना में। अब इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है।
बिहार की जनता ठीक बात है। नहीं, विकास तो सतत प्रक्रिया है, वो होती रहती है। इससे बड़ा इससे छोटा तो नहीं हो सकता है। आपकी बात से शायद आपकी पार्टी के लोग ही सहमत ना हो भूपेंद्र जी। विकास तो जितना हो उतना ही कम होता है, और की दरकार होती है, और की उम्मीद होती है, जिसके लिए आप भी प्रयासरत हैं। पहले की सरकारें भी हैं और भविष्य की सरकारें भी होंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। भूपेंद्र जी आप बने रहिए, विनीत भाई आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौटेंगे। तो इस चिट्ठी और चिट्ठी के आने के बाद जो कह दिया गया कि चुनाव ना लड़ें तो ज्यादा बेहतर है, उसके बाद के इक्वेशन क्या होंगे, रणनीति क्या बनाएंगे ओवैसी, और अगर वो उतरते हैं मैदान में बिना गठबंधन में शामिल हुए तो नुकसान किसका ज्यादा, फायदा किसका ज्यादा।